तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1986 से, जहां एक बड़ी सी नदी में एक अधमरा व्यक्ति तैरता हुआ दिखता है। वो काफी बेहोशी की हालत में रहता है। वहीं पर कुछ कबीले बने होते हैं। वे कबीले के लोग उसे अपने घोड़े से लादकर कबीले में लाते हैं और उसका प्राचीन पद्धति से इलाज करते हैं। हालांकि जब वो इलाज कर ही रहे होते हैं तभी उनके कबीले पर कुछ हमलावर हमला कर देते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वे सब पाते हैं कि उस आदमी के शरीर में 5 गोली लगी होती है। जब हमलावर उन पर हमला कर रहे होते हैं, इसी बीच कबीले के कुछ लोग वहां पर मारे भी जाते हैं। इसी दौरान वो आदमी जिसका वो इलाज कर रहे होते हैं मसीहा बनकर आता है और उन सभी हमलावरों पर भारी पड़ता है, सभी के छक्के छुड़ा देता है। इसके बाद दिखता है कि उस आदमी की याददाश्त जा चुकी होती है और उसे ये तक नहीं पता होता कि वो कौन है, कहां से आया है। वहीं कबीले वालों में से निकलकर एक छोटा सा लड़का बाहर आता है। वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो यह जरूर पता करूंगा कि आखिर आप कौन हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद कहानी सीधे 30 साल आगे जाती है, जहां पर मुंबई का दृश्य दिखता है। एक मेट्रो दिखती है। इस मेट्रो में 376 लोग बैठे होते हैं। इन्हीं 376 लोगों में से 6 लोग ऐसी यानी 6 लड़कियां ऐसी होती हैं जो उस मेट्रो को कुछ देर में ही हाईजैक करने वाली होती हैं और इन सब का चीफ यानी लीडर अगले मेट्रो स्टेशन पर इन सब का इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच दिखता है कि इस मेट्रो को हाईजैक कर लिया जाता है। इसी मेट्रो में एक पुलिस वाला अफसर भी होता है जो उन 6 लड़कियों और उनकी चीफ से लड़ बैठता है। इसके बाद उनका चीफ उसी पुलिस वाले को अपना गेटअप पहनाकर उससे कुछ सवाल करने लगता है। जब वो कंट्रोल रूम में फोन करता है तो उधर से नर्मदा नाम की एक लेडी फोन उठाती है। चीफ उनसे कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बस आप 5 मिनट के लिए अपने ऑफिस में एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री को बुलाएं। हालांकि नर्मदा यह काम करती है। जैसे ही कृषि मंत्री आते हैं और बात होती है तो चीफ उनसे 40,000 करोड़ रुपए मांगता है। कृषि मंत्री कहते हैं कि इतने पैसों की व्यवस्था वो नहीं कर सकते। तो चीफ कहते हैं कि आपको मैं एक ऐसे बिजनेसमैन का नंबर देता हूं जिनकी बेटी हमारी इसी मेट्रो में हाईजैक हुई मेट्रो में बैठी हुई है, वह आपको पैसा दे देंगे। इसके बाद विलेन काली गायकवाड़ को दिखाया जाता है और वो 40 करोड़ देने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी बेटी भी इन्हीं के कब्जे में है। इसके बाद अगले ही स्टेशन पर नर्मदा अपने बाकी की पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचती है। इसी दौरान चीफ की टीम में काम करने वाली उन 6 लड़कियों में से एक लड़की कल्कि अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उनके पिता ने एक बार एक बैंक से 40,000 रुपए का लोन लिया था। हालांकि वे लोन को चुका नहीं पा रहे थे और लोन की राशि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बैंक वाले भी उन्हें लोन भरने के लिए काफी परेशान और टॉर्चर कर रहे थे। इसी बीच उनके पिता को एक पोस्टर दिखता है जिसमें दिखता है कि यदि वे उनकी आत्महत्या होती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी बीच उनके पिता सुसाइड कर लेते हैं, ये सोचकर कि उनकी फैमिली का भला हो जाएगा। इसके बाद कल्कि गुस्से से जाती है और बैंक वालों का सर भी फोड़ देती है। इधर नर्मदा पूरी पुलिस फोर्स के साथ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है। चीफ की लेडी की कहानी सुनकर सभी सहम जाते हैं और सभी चीफ का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच मेट्रो के सभी लोग चीफ की तरह ही अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। इसी बीच चीफ भी वहां से निकल जाते हैं और नर्मदा भी पहचान नहीं पाती। इसके बाद पता चलता है कि चीफ के पास जो भी 40,000 करोड़ रुपए आए थे वह देश के 7 लाख किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है जो कर्ज में ज्यादा ही डूबे रहते हैं। अगले सीन में दिखता है कि चीफ की टीम में काम करने वाली सभी 6 लड़कियां पूरी तरीके से जेल में ही रहती हैं और जब चीफ के लिए कोई काम करना होता है तो वो जेल में रहकर या जेल से बाहर आकर उनके लिए काम करके फिर वापस जेल में ही चली जाती हैं। और चीफ कोई और नहीं बल्कि उसका नाम आजाद होता है, वह उसी जेल का जेलर होता है। इसके बाद दिखता है कि आजाद की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसीलिए वह अगले सीन में एक लड़की को देखने जाता है, लेकिन वह लड़की तो नहीं आती, उसकी लड़की आती है जिसका नाम सुजी होता है। सुजी कहती है कि मेरी मम्मी बहुत बिजी रहती हैं इसलिए भी नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे भी देखना है क्योंकि जिसे भी वो चुनेंगी वो मेरे पापा होंगे। फिर दिखता है कि सुजी और आजाद की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि सुजी की मम्मी कोई और नहीं बल्कि वो नर्मदा यानी वो लेडी अफसर ही होती हैं जो आजाद को ढूंढ रही होती हैं। लेकिन अगले सीन में दिखता है कि नर्मदा और आजाद के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। इसके बाद चीफ और उनकी टीम का अगला मिशन होता है हेल्थ मिनिस्टर से निगोशिएट करना, जहां हेल्थ मिनिस्टर अपने एक बयान में कहते हैं कि मुझे यदि गोली भी लग जाती है तब भी मैं सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाऊंगा
क्योंकि मैंने सरकारी अस्पतालों की हालात इतने ज़्यादा बदतर कर दिए हैं कि कोई भी अस्पताल उसके सामने फेल है। इसी बीच हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री को किसी घटना की वजह से गोली लग जाती है और सभी उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाते हैं। रास्ते में ही चीफ और उनकी पूरी टीम ने उस हेल्थ मिनिस्टर को प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद उस सरकारी अस्पताल के बाहर नर्मदा अपनी पूरी पुलिस टीम को तैनात कर देती है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। अगले सीन में दिखता है कि चीफ की टीम की एक लड़की इरम, जिसका नाम होता है, वो डॉक्टर होती है और वह बताती है कि उसे भी पहले मरीजों से बहुत प्यार था। एक बार उसके अस्पताल में 57 बच्चे इलाज के लिए आए थे, लेकिन उनके ऑक्सीजन के लिए बड़े डॉक्टरों ने हाथ नहीं मिलाया। बड़े डॉक्टरों की वजह से उन सभी बच्चों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उन सभी 57 बच्चों की मौत हो जाती है और सारा दोष इरम पर लगाकर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के बदले चीफ हेल्थ मिनिस्टर से अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि उन सभी बड़े डॉक्टर्स को बुलाओ जिसने इरम के अस्पताल को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने दी। उन सभी का लाइसेंस सस्पेंड करो, उन सभी को नौकरी से निकालो। हालांकि ये सब होता है, फिर वो रात में एक चॉपर मंगवाते हैं, वे सब उसमें बैठकर जाने वाले ही होते हैं। इसी बीच नर्मदा अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुंचती है और वहां पर नर्मदा और आज़ाद के बीच भयानक फाइट होती है। इसी बीच आज़ाद नर्मदा और उनकी टीम को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में दिखता है कि काली गायकवाड़ रसिया हथियारों के बिजनेस के लिए जाता है और फिर नर्मदा और आज़ाद की शादी की पहली रात को ही आज़ाद अपनी सारी सच्चाई नर्मदा को बताने वाला ही होता है। हालांकि वह इसमें कई बार असफल भी होता है, लेकिन फिर भी वो उस रात भी बता नहीं पाता। यहाँ पर नर्मदा की टीम में ही एक शख्स काम करता है जिसका नाम ईरानी होता है। उसे आज़ाद की पूरी सच्चाई पता होती है और वो नर्मदा को फोन कॉल पर आज़ाद की पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद नर्मदा आज़ाद को शूट करने के लिए उसके पास जाती है। इतने में ही काली गायकवाड़ का भाई उन दोनों को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वह नर्मदा को यहाँ तक कि गोली भी लग जाती है और वह आज़ाद को बड़ी बुरी तरह से मार ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ एक आदमी की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि आज़ाद के पिता विक्रम राठौड़ ही होते हैं। वे सभी गुंडों बदमाशों को मारते हैं, यहाँ तक कि काली गायकवाड़ के भाई को भी मार गिराते हैं। अगले सीन में दिखता है कि काली गायकवाड़ रसिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा होता है। वह कहता है कि यदि आप अपने देश में कोई भी इलीगल फैक्ट्री लगाओगे तो आपके देश के लोग उसका विरोध करके बंद करवा देंगे, लेकिन अगर आप यही काम भारत में करोगे तो बस वहां पर सिर्फ आपको वहां की सरकार चाहिए होगी, आपको चुनाव जीतना होगा, फिर सारा कुछ आपके हाथ में होगा। मैं आपको 20% देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद बड़ा विलन कहता है कि मैं आपको 80% दूंगा। इसी बीच काली को पता चलता है कि उसके भाई का मर्डर हो चुका है। वह काफी गुस्से में होता है। अब दिखता है कि नर्मदा आज़ाद के बारे में सब कुछ पता करना चाहती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी और उसका दिल दुखा है। वह जेल में ईरानी के साथ प्लान करके जाती है और वहां रह रही उन 6 लड़कियों से आज़ाद के बारे में पता करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है। होता भी वैसा ही है। वे 6 लड़कियां नर्मदा को आज़ाद के बारे में बताते हुए कहती हैं कि यदि आपको आज़ाद के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले उनके पिता के बारे में जानना होगा। फिर कहानी सीधे 1986 में पहुंचती है जहां पर विक्रम राठौड़ यानी आज़ाद के पिता और उनकी पत्नी ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हुए नजर आती हैं। यहाँ पर दिखता है कि विक्रम राठौड़ एक स्पेशल पुलिस का ऑफिसर होता है और उसे एक मिशन पर भी बुलाया जाता है। उसे बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार हमारे 32 लोग गए थे और उन लोगों ने उन 32 लोगों को मार दिया है और इसके बाद हमने एक टीम और भेजी थी जहां पर आधे लोग मारे गए हैं और आधे लोगों को उन लोगों ने बंधक बना लिया है। अब वे उनकी और उनकी टीम की मदद चाहते हैं। इसके लिए विक्रम राठौड़ अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर जाते हैं। हालांकि युद्ध के दौरान ही उन सब की बंदूकें काम करना बंद कर देती हैं। विक्रम राठौड़ की टीम में कुल 6 लोग होते हैं। उन सभी की बंदूकें हालांकि काम करना बंद कर देती हैं। इसके बावजूद भी वे जंग जीत जाते हैं। इसके बाद वहां पर एक इंक्वायरी बैठती है और पता चलता है कि वो सारी बंदूकें जिसने काम करना बंद कर दी थी, इसी की वजह से वे 32 लोग भी मारे गए और बाकी के लोग भी उसी वजह से मारे गए और ये सारी बंदूकें आर्मी को काली गायकवाड़ ने प्रोवाइड की हैं। इसके बाद दिखता है कि काली गायकवाड़ के साथ आर्मी का हथियारों का सौदा बंद हो जाता है और काली गायकवाड़ के सभी हथियार को भी सीज कर दिया जाता है, जिससे काली गायकवाड़ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद जब विक्रम राठौड़ और ऐश्वर्या यानी उनकी पत्नी जब घर में अकेले होते हैं तो काली गायकवाड़ आता है और उन पर हमला बोल देता है। इसी दौरान वो विक्रम राठौड़ को एक हेलीकॉप्टर में ले जाकर उसे 4-5 गोलियां मारता है और इसी बीच ऐश्वर्या को भी वो किडनैप कर लेता है।
और दूसरे सीन में ही उसकी पत्नी को भी वो गद्दार साबित करवा देता है, जिसके बाद दिखता है कि विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी दोनों को भगोड़ा और गद्दार साबित कर दिया जाता है। फिर उसकी पत्नी ऐश्वर्या को फांसी भी दी जाने वाली ही होती है, लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। पता चलता है कि उसकी पत्नी ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। रूल के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को फांसी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का ना हो जाए। इसके बाद 5 साल तक वे सभी सरवाइव करते हैं। जेल में ही उसके बच्चे का पालन पोषण होता है। जेल में उसके बच्चे आजाद को काफी ज्यादा प्यार मिलता है। इसके बाद 5 साल का समय पूरा होता है, ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद सीधे कहानी प्रेजेंट में आती है और उसी पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मेट्रो में होता है, जिसे आज़ाद ने अपना गेटअप पहनाया था। इसके बाद दिखता है कि वह वही बच्चा होता है जिसने विक्रम राठौड़ से बचपन में कहा था कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो यह पता करूंगा कि वो कौन है, उनका क्या नाम है। हालांकि उसको पता भी अब चल जाता है कि विक्रम राठौड़ हैं कौन। इसके बाद दिखता है कि पिता पुत्र यानी विक्रम राठौड़ और आज़ाद एक दूसरे से मिलने की वजह से काफ़ी खुश होते हैं। हालांकि विक्रम की याददाश्त भले ही चली जाती है, लेकिन उनकी पावर्स अभी रहती है, फिर चाहे वो स्विमिंग हो, फाइटिंग हो या फिर कुकिंग हो। इसके बाद दिखता है कि ईरानी जो कि नर्मदा की टीम में काम करता है, वह काली गायकवाड़ के लिए भी काम करता है। इसी बीच वह जेल में जाकर उन सभी लड़कियों समेत नर्मदा को भी हमला करने की कोशिश करता है। इसी बीच वहां पर विक्रम राठौड़ पहुंच जाते हैं और उन सभी लड़कियों को बचाते हैं। फाइटिंग के दौरान ही दिखता है कि एक लड़की लक्ष्मी को वहां पर गोली लग जाती है। इसी बीच एक मिशन को दिखाया जाता है जहां पर काली गायकवाड़ का बहुत सारा इलीगल पैसा आने वाला होता है। आज़ाद और विक्रम राठौड़ समेत उनकी टीम इस मिशन को फेल करने के लिए प्लान बनाते हैं। हालांकि आज़ाद और उनकी टीम इस मिशन को रोकने में नाकामयाब रहते हैं, तो विक्रम राठौड़ कहता है तुम मिशन संभालो, इन लोगों से मैं निपटता हूं। इसी बीच विक्रम की टीम भी उन सब से नहीं निपट पाती। फिर काली गायकवाड़ के कब्जे में विक्रम राठौड़ और उनकी टीम पहुंचती है, जहां पर काली गायकवाड़ उन सभी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। आज़ाद उनका सारा इलीगल पैसा ले जाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जब काली विक्रम को टॉर्चर कर ही रहा होता है, इसी बीच खबर आती है कि आज़ाद ने 6000 लड़कियों जो कि जेल में थी उन सभी को बंधक बना लेता है। हालांकि वह उनका कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वह खुद ही उसी जेल का जेल है। यहाँ पर आज़ाद डिमांड रखता है कि वे उन 6000 लड़कियों को छोड़ेगा यदि उसकी डिमांड मानी जाएगी। अगले सीन में उसकी डिमांड को सुनने के लिए, निगोशिएट करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर आते हैं जो कि संजय दत्त होते हैं और वे हेड ऑफ स्टेट होते हैं। उनका साइन ही आज़ाद मांग रहा होता है। हालांकि जैसे ही आज़ाद साइन लेता है उसके बाद वो कहता है कि शहर में 200 से 250 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि पूर्ण रूप से देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं और इन्हें बैन लगाना चाहिए। इसके बाद होता भी वैसा है। अधिकारी सारी उन फैक्ट्रियों को बैन लगवाते हैं। उनमें से आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां काली गायकवाड़ की ही होती हैं। इसी बीच काली गायकवाड़ जेल में पीछे के रास्ते से आता है और उसके हाथ में एक वही गन होती है जिससे उसने विक्रम राठौड़ को 5 गोलियां मारी होती हैं। हालांकि जैसे वो फायर करने वाला होता है उसकी बंदूक काम नहीं करती। इसके बाद विक्रम राठौड़ की याददाश्त वापस आ जाती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर विक्रम राठौड़ और आज़ाद मिलकर काली गायकवाड़ और उनके लोगों से लड़ते हैं। अगले सीन में दिखता है कि आज़ाद अपने चेहरे को लोगों के सामने लाता है, पूरे देश के लोगों से वो बात करता है और कहता है कि जब हम दुकान पर 5 घंटे चलने वाली मॉस्किटो कॉइल भी खरीद रहे होते हैं तो भी हम दुकानदार से 5 सवाल करते हैं कि ये जलेगी, इससे ज्यादा धुआं तो नहीं होगा, इससे मच्छर मरेंगे। तो फिर अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करके देश के नेताओं से भी ये सवाल करना चाहिए कि 5 साल आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, हमारे लिए क्या करोगे। इसके बाद क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स में दिखता है कि विक्रम राठौड़, आज़ाद और काली गायकवाड़ के बीच भयंकर फाइटिंग होती है और अंत में काली गायकवाड़ को भी उसी तरीके से फांसी दी जाती है जिस तरीके से ऐश्वर्या को दी गई थी। उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, जीभ बाहर आ जाती हैं और इसी के साथ कहानी का द एंड हो जाता है।